नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मंथन में आज हम बात करेंगे नीतीश फिर दिखाएंगे रंग। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आज इसी पर चर्चा। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल वाले पलटूराम कहते रहे, लेकिन जब तक नीतीश भाजपा के साथ गठबंधन किया, समय बदला। नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल से यारी कर ली है। अब फिर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से समर्थन हासिल कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मंथन में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में चले जाएं, सीएम बीजेपी का बनने दे। नीतीश कुमार हवा का रुख भांप चुके हैं। उन्हें पता है कि इंडिया अलायंस कभी मजबूत गठबंधन नहीं बन सकेगा। वो खुद चाहेंगे कि एनडीए में शामिल हो जाएं। बीजेपी अब उन्हें बिहार का सीएम ना बना रहने दे। नीतीश कुमार से बीजेपी इसी शर्त पर समझौता कर सकती है कि बिहार में अब सीएम बीजेपी का होगा। दूसरी सूरत, विधानसभा भंग करके नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चले जाएं। नीतीश कुमार पार्टी को टूटते हुए देखकर कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री वाली बात टूट जाती है तो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि बीजेपी भी बिहार में आरजेडी को मजबूत होते नहीं देख सकती। तीसरी सूरत, आरजेडी जेडीयू को तोड़ ले और कांग्रेस लेफ्ट के साथ सरकार बना ले। ऐसी अटकलें बहुत दिनों से लगाई जा रही हैं कि आरजेडी 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए जेडीयू के 8 विधायकों को साधने की कवायद कर रही है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सीटों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 79 प्लस 19 प्लस 16 यानी 114 नंबर बनता है। बहुमत के लिए सिर्फ 8 विधायकों की कमी रह जाती है और आरजेडी इन्हीं 8 विधायकों के लिए संघर्ष कर रहा है। आरजेडी को जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के 4 विधायक, AIMIM के 1 विधायक, एक निर्दलीय विधायक के साथ आने का पूरा भरोसा है। इन सब के आने के बावजूद भी 2 विधायकों की कमी रह जाती है। चौथी सूरत, नीतीश कुमार आरजेडी की खींचतान के बीच बिहार में राष्ट्रपति शासन। एक संभावना ये भी बनती है कि एनडीए किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को स्वीकार ना करे, क्योंकि बिहार में बीजेपी कुछ दिनों में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। कुर्नी विधानसभा का चुनाव ऐसे ही नहीं महागठबंधन हार गया था। राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी दुगने उत्साह में दिखाई दे रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद ईबीसी जातियों में भी बीजेपी की पैठ बनती दिखाई दे रही है। वैसे भी नीतीश कुमार के कमजोर होने के बाद ईबीसी जातियां बीजेपी को ही वोट करेंगी। कारण यह है कि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार को वोट देने से एक बार फिर से आरजेडी के जंगल राज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आरजेडी तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करती है तो केंद्र सरकार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी ला सकती है। नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस छोड़ने की मजबूरी। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हवा का रुख भांपने में वो उस्ताद रहे हैं। उन्हें पता है कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर सरवाइव करना है तो आरजेडी का साथ छोड़ना होगा। इस सूरत में उन्हें एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना होगा। जिस तरह उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया है
उसमें न सिर्फ लालू यादव की फैमिली के बारे में कहना सही है, बल्कि परिवारवाद से ग्रसित तो पूरा इंडिया गठबंधन है। लालू यादव की फैमिली ने गुस्सा जाहिर किया, गुस्सा तो पूरा इंडिया अलायंस भी है। ऐसी स्थिति में नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकेंगे। परिवारवाद वाले हमले के अलावा नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को अब तक भारत रत्न न मिलने के लिए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया था। जाहिर है कि अब नीतीश कुमार का मन इंडिया गठबंधन से भर चुका है। माना यह भी जा रहा है कि अगर पलटू राम नीतीश ने पलटी मारी तो बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे। सुशील मोदी की बिहार की सियासत में एक बार फिर से घर वापसी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में होने वाले इस बदलाव का प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या एक बार फिर पलट सकते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उन्होंने कई बदलाव लाए हैं, और क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हुए नजर आएंगे? और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं भुवन भास्कर जोशी जी, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शिव द्विवेदी जी राजनीतिक विशेषज्ञ यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी यहाँ पर देवेंद्र जी, एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटने के आसार जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ताजुब थोड़ा कम ही हो रहा है लोगों को, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के पलटने से एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, इंडिया अलायंस इससे जुड़ा हुआ है, तो ये तमाम चीजें सबसे पहले। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मौका नहीं दे रही है, और साथ ही साथ बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। यति शुक्ला जी, आवाज मेरी आपको मिल रही है? जी जी जी। सबसे पहले तो आज जो है बहुत बड़ा गौरव है हम सबके लिए, ये 75वां गणतंत्र दिवस हम सबके लिए, पूरे देश के लिए। आप सबको, पूरे पैनल को, हमारे सभी सुनने वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी। अब नीतीश कुमार जी की बात जिस तरह से चल रही है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो बिल्कुल और पार्टियों से अलग है, और उस कल्चर को हम देखते हुए इस तरह से काम करते हैं कि हमें अपने हिसाब से और सिस्टम से एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जो पार्टी का सिस्टम है, नियम है, उसी से चलते हैं। बिहार की राजनीति में वहां का संगठन जो सलाह माननीय हमारे नेतृत्व को देगा, उसी पर हम चर्चा कर पाएंगे। अब वो बुला लिया गया है दिल्ली, चर्चा है इस बात की, और उनसे चर्चा की जा रही है कि क्या है, और नीतीश जी या लालू जी आरजेडी से क्या उनका बात हुआ, जेडीयू का, दोनों का संबंध क्या है, किस तरीके का, उस पर तो मैं अंदर तक नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज हम जरूर आपको ये बताना चाहेंगे कि हम जो भी काम करेंगे वो संवैधानिक काम होगा, लोकतांत्रिक काम होगा, और जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्षों में जीता है, चाहे वो कोई प्रदेश हो या देश है, उसको मानकर चलेंगे। यति जी, इतनी जल्दी से हम जल्दी नहीं करेंगे। नहीं देवेंद्र जी, इतनी जल्दबाजी तो इससे पहले बीजेपी दिखाई चुकी है, कई बार सरकार गिराकर सरकार बनाई है आपने, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे? हालांकि असंवैधानिक कुछ नहीं है, आप संवैधानिक तरीके से ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो गिरा रहे हैं ना, और सरकार बना भी रहे हैं। देखिए, एक ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। जिस तरह से सरकार गिराने का आक्षेप लगता है, या विपक्ष के लोग भी इस बात को बार बार कहते हैं कभी कभार, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरह सरकार बदली हुई है, किसी प्रदेशों में कोई बनी है या गई है, तो वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, वो उनकी वजह से गई। नीतीश जी ने सिस्टम जोड़ा अपना, कैसे सरकार बनी है, हमने समर्थन दिया था। और दूसरी बात है कि जहां हमारी सरकार कहीं बनी है,
तो हमने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाई है। ना तो इस देश में जैसे 84, 75 हुआ करता था, इमरजेंसी होती थी, या एक समय था कि कांग्रेस का सरकार बर्खास्तें की जाती थी, उसके बाद ये प्लान होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो देखिए यहाँ की हालात ये होती है कि भाई स्वयं आकर आप जो है सरकार बनाना चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सेंटर की और केंद्र की नीति है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ही हम सोच समझ कर ये डिसीजन लेते हैं। कि जल्दी हम नहीं करते कि कोई ऐसी सरकार बनाए कि जिसकी वजह से हमें नुकसान हो, या विकास के कार्यों में बाधा आए, या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उंगलियां उठे। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और शैलज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है शैलज जी आपका भी। और हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी का। भास्कर जी, अगर हम भुवन भास्कर जी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए एक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को ये विश्वास है कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, लेकिन उनका पुराना इतिहास उठाकर देखें तो ये विश्वास जो है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से बिहार की इस समय गतिविधियां चल रही है, या बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक गलियारे में हलचल है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलट सकते हैं। देखिए, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमें आशा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का संविधान और लोकतंत्र पर लेक्चर सुन पा रहा था, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, देश ने देखा है किस प्रकार आपने मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम करा, किस प्रकार आपने महाराष्ट्र में जनता की चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम करा, गोवा में आपने किस प्रकार जनता की चुनी हुई सरकार को जाना था। लोग आपके डीएनए के बारे में जानते हैं, और निश्चित तौर पे आपकी सत्ता है, सेंटर में है, ताकत आपके पास है, आप उसका जितना दुरुपयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे 24 के चुनाव में जनता कहीं ना कहीं इस बात को भी अपने दिमाग में रखे हुए है कि किस प्रकार आप चुनी हुई संवैधानिक सरकारों को तोड़ने में माहिर है और लगे हुए हैं। और बिहार की बात है, मुझे पूरी विश्वास है, हमारे नेता को भी पूरा विश्वास है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया के गठबंधन के प्रमुख सहयोगी रहे, और निश्चित तौर पर वो इंडिया को मजबूत करेंगे, ऐसी हमारी समाजवादी पार्टी की आशा है। हमारे नेता ने भी अभी पत्रकारों को ये बताने का काम करा है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर शैलज जी भी जुड़े हुए हैं। शैलज जी, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 10 कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से सरकार बना ही ले जाएगी, जिस हिसाब से नीतीश जी जोर डाल रहे हैं। शैलज जी, अनम्यूट जी, कीजिए। आपकी आवाज जी मुझे पूरी नहीं आ रही है। शैलज जी सुन पा रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ। शैलज जी, आप सूत्रों के हिसाब से तो ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 10 विधायक कांग्रेस के भी संपर्क में हैं बीजेपी के। बीजेपी के सूत्र जो है वो संवैधानिक बात करते हैं, और वो जो कह रहे थे कि संविधान पे और संवैधानिक तरीके से, ये मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी हमने देख लिया है कि किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त वो करते हैं। और विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी संविधान की बात करे, ये तो सबसे बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये जिनके चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत है कि चोर अपनी दाढ़ी में जो तिनका छुपा रहा है उसे कैसे छुपाया जाए, इसकी विवेचना वो कर रहे हैं। रही कांग्रेस विधायक की बात, तो कांग्रेस विधायक पूरी मजबूती से साथ हैं हम लोग, और जाकर के 2024 के चुनाव में हम लोग एनडीए गठबंधन को हराने का काम करेंगे, और जनता हमारे साथ है। ठीक है, पीयूष पंत जी का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति से भली भांति परिचित भी हैं। पीयूष जी, एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटने के आसार है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन देकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी बातें इस बार निकल कर आ रही कि बीजेपी इस बार नीतीश जी को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पद जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा नीतीश कुमार जी से लिया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी शर्तें बीजेपी ने रखी है, और अगर नीतीश कुमार जी मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार में बीजेपी की सरकार बनना तय है।
कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? अभी तत्काल तो अगर आप कहें तो तत्काल तो जो है एक उबाल आया हुआ है वहां की राजनीति में। और आवाज आ रही है कि हाँ नहीं जी, आ रही? हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। तो एक उबाल आया हुआ है और तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार का नाम ही पलटू राम है रखा गया है, क्योंकि उनका जो इनडिसाइसिव कैरेक्टर है उनका, जो है कब कब वो क्या किस तरफ चले जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, तमाम खबरें जो बहुत सी, इसमें 80% खबरें तो सिर्फ चलाई जा रही हैं और इस मकसद चलाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो जो है उसका खात्मा हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, देखिए अगर कोई निर्णय उनका लेना होता तो वो ले चुके होते। इतनी चीजें आगे चल रही हैं, बैठकों के दौर चल रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि अगर बीजेपी तमाम शर्तों के साथ उनको चाहेगी, सपोर्ट करना चाहेगी, तो कतई जो है नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी वो जो भाजपा के द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं। जो उनकी सरकार चली थी 2.5 साल, जो है पूरी सरकार, यही कारण था कि वो सरकार से अलग हुए थे और आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई थी। अभी हाल में जिस तरह से नीतीश कुमार का हमने देखा था, एक महिलाओं की एक सकारात्मक पढ़ी लिखी महिलाओं की सकारात्मक भूमिका जो है कि संतानों के एक जनसंख्या की आबादी को कम करने में, प्लान वे में करने में जो उन्होंने दिए थे वहाँ की विधानसभा में और विधान परिषद में, उसको लेके भाजपा किस तरह से जो है उन पे बरसी थी और तमाम धरना प्रदर्शन किया था, महिलाओं ने भी, दूसरों ने भी। तो ये वो जानते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो देखिए, अब उनका अंत है ये। अगर उनके राजनीतिक जीवन का अगर कहे, बिहार की जहां तक राजनीति है, वो इसके बाद जो है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी बीजेपी उनका जनाधार कम कर चुकी है। उनके साथ रह के, उनको सरकार में मुख्यमंत्री बना के धीरे धीरे बीजेपी ने काट करी है उनकी। और इसका परिणाम हमने देखा था पिछले चुनाव में किस तरह से, और वो लगातार वो महसूस भी करते रहे। 2 डिप्टी सीएम थे जो इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट देते थे, काम करते थे, और तो लगातार उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जाएंगे। अगर जाएंगे तो वो एक जो है कि आत्महत्या वाली बात होगी। क्योंकि उनको, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे, तो फिर उनके लिए बचा क्या? प्रधानमंत्री तो बनाने से रही एनडीए उनको, प्रधानमंत्री तो कतई नहीं बनाएगी उनको, और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। लेकिन एक खबर जो चल रही थी, आज मैंने देखा था, सुबह चल रही थी कि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे और एनडीए का सपोर्ट उनको मिलेगा। तो बहुत से कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं। देखिए, हमें लगता है आजकल थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा कि जो उबाल है वहां की राजनीति में वो सेटल होता है, या फिर जो है कि उबाल जो है इतना आता है कि वो कड़ाहे से बाहर गिर जाता है पूरा। तो अभी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार का कोई भरोसा रहता नहीं। तो गया पूछेगा आपसे। एक जिम्मेदारी है, एक उनकी जिम्मेदारी है जिसके तहत जो है उनको इंडिया गठबंधन को की शुरुआत उन्हीं ने करी थी। ये नीतीश कुमार को नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया बिल्कुल गठबंधन पीयूष जी, की शुरुआत सवाल उन्हीं ने यही करी है थी। कि क्या अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये जो इंडिया गठबंधन है ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा? नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा कम हो सकती है, उसकी ऊर्जा कम हो सकती है। और दूसरा जो है कि वो तो देखिए, गठबंधन बना सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है, निश्चित रूप से वो उसके नायक थे। एक तरह से उन्होंने शुरुआत करी, मेहनत करी थी, लेकिन उन्होंने बीच में एकदम से ढीले हो गए। वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया दूसरों के ऊपर, जो है ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। लगातार उनको उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। और अभी भी समय है, और मुझे लगता है कि जहां तक वो ये जिम्मेदारी महसूस करते होंगे कि अगर उन्होंने जो शुरुआत करी है उसका अंत उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी जिस तरह से शासन करती है उसको अगर रोकना है आगे चल के कि देश और आगे गर्त में न जाए, तो निश्चित रूप से जो है ये नीतीश कुमार की एक जिम्मेदारी है, सभी ओपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े रहें और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी चुनौती दें 2024 में। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। शिव द्विवेदी जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। शिव द्विवेदी जी, देखिए बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो क्या ये गठबंधन टूट जाएगा? हालांकि पीयूष जी कह रहे हैं कि नहीं, जरूर उसमें वो जो गठबंधन है वो कमजोर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी लोग उसमें हैं। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में अब सीट देने से मना कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीट देने से मना कर दिया है,
यूपी की बात करें तो यहाँ पर सपा और आरएलडी पहले ही अपनी सीटें डिसाइड कर चुके हैं। तो भाई फिर इस गठबंधन में बचेगा क्या? अकेली कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी फिर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अब इंडिया गठबंधन जैसी कोई बात नहीं। हमारे साथ एक पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो बचा खुचा है, ऐसा नहीं है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की स्थिति अगर हम देखें तो 16 जुलाई को जब पटना में पहली बैठक नीतीश कुमार जी ने की थी, उसके बाद से इंडिया गठबंधन में दरारें शुरू हो गई। हाँ जी। जहां एक तरफ एनसीपी टूट गई, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे टूट गए, तो महाराष्ट्र में अब इंडिया गठबंधन के लिए कोई बहुत स्कोप नहीं रहेगा। वहीं अगर हम बात करें तो आपने बता ही दिया कि अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे। उसके बाद अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया 42 की 42 सीटें पूरी लड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं आरजेडी और जेडीयू की, तो जेडीयू के साथ नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो कुछ बिंदु हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहला बिंदु यह है कि क्या नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, एनडीए के साथ जाते हैं, तो क्या उसका फायदा उन्हें मिलेगा? तो बिल्कुल उन्हें मिलेगा। लेकिन क्या उससे भाजपा में अगर वो नहीं जाते तो भाजपा का नुकसान होगा? तो ऐसा भी नहीं है। कुल मिला के इस बार नीतीश कुमार बहुत ही बुरी स्थिति में फंस चुके हैं। और आपको बता दें कि जो बीजेपी और एनडीए का अलायंस जेडीयू का था वो 16 वर्षों का था। 2005 से लेकर 2018 तक इनके बीच में कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब से आरजेडी के साथ ये गए हैं, इनका मन वहां पर ठीक से नहीं लगता है। और रही बात, अगर हम बात करें तो अगर पूरे सिनेरियो को देखिए, 16 जुलाई से जब से पटना में पहली बैठक नीतीश कुमार जी ने की थी, जो सम्मान एनडीए ने उन्हें संयोजक बना के दिया, वह सम्मान उनको इंडिया गठबंधन ने नहीं दिया अभी तक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तो छोड़िए, बड़े बुजुर्ग नेताओं से कोई बातचीत नहीं होती है। ममता बनर्जी बोल चुकी है कितना उन्हें अपमानित किया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं हम एक हैं, वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर भी वो ताल ठोकते नजर आए। इसके अलावा राजस्थान भी ताल ठोकते नजर आए। कुल मिला के आप ये मानिए कि इस समय एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है, हर तरह से वो उसके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर नीतीश कुमार इस सरकार में उसके साथ शामिल होते हैं तो एक तरह से एनडीए गठबंधन यानी जो इंडिया गठबंधन कहा जा रहा, वो पूरी तरह से बिहार के अंदर उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र में हो चुका है। और अगर हम बात करें कि अगर ये नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो भी बीजेपी को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पर कुछ पैनलिस्ट बैठे हुए थे जो बार बार कह रहे थे कि सरकार को उखाड़ फेंकना है और गलत तरह से वो सरकारें बनाई है असंवैधानिक तरीके से, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या कर्नाटका की। मैं कह रहा हूं जब 16 जुलाई को इनकी न्याय यात्रा निकली थी 2023 में, तो आपको ध्यान होगा कि उस समय इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद जिस गोवा के अंदर फुल मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार है, वहां भी 11 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी ज्वाइन कर लेते। और अगर बात करें यहीं पर तो जितिन प्रसाद से लेकर के सारे बड़े नेता कांग्रेस के आज बीजेपी में आ चुके। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो तो पहले ही चकनाचूर हो गया है। अगर नीतीश कुमार चले गए तो दम भरने वाला भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आशा द्विवेदी जी वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद सवाल शैलेश जी आपसे पूछेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलट सकते हैं? क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? इस पर चर्चा लेके रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मंथन में आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या एक बार फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, बैठकों का दौर जारी है। एक और जहां पर दिल्ली में अमित शाह बैठक कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार में बैठक कर रहे हैं, नीतीश कुमार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक क्या नतीजा लेकर आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा में इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम सागर राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। गौतम सागर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चर्चा कर रहे हैं क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जी पलट सकते हैं? बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने की तैयारी में है क्या नीतीश कुमार जी? पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया और खबर बाहर भी आ गई कि अब वो पलटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ शपथ लेंगे। सभी पार्टियों के विधायकों को बुलाया गया है जो गठबंधन के हैं किसी भी, और पटना में रहने का निर्देश दिया गया है। तो चीजें तो अब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। 99% इसकी संभावना है। बिल्कुल गौतम जी, देखिए लेकिन सवाल ये भी है इंडिया अलायंस का क्या होगा? शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार, हाँ मैं आऊंगी शिव द्विवेदी जी,
शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार जी, और अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या इंडिया अलायंस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के इससे बाहर निकलने से इसमें कुछ कमजोरी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। शैलेश जी, कांग्रेस क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस की ओर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस का क्या रुख हो सकता है। गौतम राणा जी, मैं आऊंगी। शैलेश जी, सवाल मेरा आपसे। तो सभी तो नहीं निकल गए, अब इंडिया गठबंधन में गौतम जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, रुकिएगा जरा। शैलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, थोड़े कम आवाज आ रही, बोलिए। कभी कभी आपकी आवाज बंद हो गई है अभी। ठीक है गौतम जी, हम वापस आएंगे आपके पास। शैलेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, अभी मिल रही है, बीच में बंद हो जा रहा है। गौतम जी, आपसे सवाल नहीं है मेरा, शैलेश जी से। शैलेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। शैलेश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिव द्विवेदी जी, अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। आवाज आ रही है आपकी? शिव द्विवेदी जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो इंडिया गठबंधन ना पहले से था और ना अब है। पहली चीज तो ये सारे आपके व्यूवर समझ लें। शुरू से ही देखिए किस प्रकार सीटों को लेकर के अखिलेश यादव जी को किस प्रकार अपमानित किया कांग्रेस पार्टी ने, और किस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को अपमानित किया कि हम तो 65 सीटें लड़ेंगे, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। तो इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, उनका ना तो कोई एक एजेंडा है, ना ही उनका कोई एक नेता तैयार हुआ है, ना ही कोई कन्वीनर तैयार हुआ है, ना ही उनकी कोई संयुक्त रैलियां हो रही। बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार को छोड़ के जाना क्यों पड़ा। आरजेडी के साथ उनके सहज रिश्ते नहीं है, ये सभी जानते हैं। आरजेडी में रह करके वो अपने आप को बंधा महसूस कर रहे थे और वो नैसर्गिक मित्रता भी थी। आरजेडी उनके सिद्धांतों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ से यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, दूसरी तरफ इन्हें प्रधानमंत्री का सपना दिखा के इंडिया गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वहां जब गए तो इंडिया गठबंधन में भी अन्य दलों ने इनकी बहुत नहीं सुनी। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार से बिना पूछे बहुत से निर्णय हो रहे थे, नीतीश कुमार से बिना पूछे इंडिया गठबंधन में लोग बुलाए जा रहे थे, नीतीश कुमार जी से कोई राय नहीं ली जा रही थी। जो इंडिया गठबंधन बना है उसको लेके भी नीतीश कुमार नाराज थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया नाम इसको दिया जाए, वो कुछ और नाम चाहते थे, उनसे सुझाव तक नहीं लिया गया। ठीक है, शिव द्विवेदी जी के पास जाएंगे, उससे पहले शैलेश जी 2024 की कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं टूटता बिखरता नजर आ रहा है साफ तौर पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, या टीएमसी की बात कर ले, सपा आरएलडी की बात कर ले, तो भाई कांग्रेस का क्या आधार है, कैसे लड़ेगी चुनाव? ऐसा है ना कि बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से एकजुट है, साथ है। नीतीश जी की आदत रही है, और नीतीश जी को पहले भी पलटू राम कहा गया है, वो कभी भी किधर भी जा सकते हैं। तो नीतीश जी के हटने से गठबंधन में थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, मगर बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन मजबूती से साथ है और मजबूती से 2024 की चुनाव हम लड़ेंगे। नीतीश जी के जाने से हल्का फल्का बिहार में फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरकार से हम बाहर हो रहे हैं। शैलेश जी, अनदेखी की जा रही थी उनके सुझाव नहीं लिए जा रहे थे, और यही उनकी मजबूरी बन गया। देखिए, नीतीश कुमार जी को हमेशा मुख्यमंत्री पद की लालसा रही, इस बात को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता। और आज जो स्थिति है, उनकी अनदेखी की जा रही थी, वो खुद को पीएम कैंडिडेट मानते थे, लेकिन उसमें भी इंडिया अलायंस में वो चीजें निकल कर नहीं आ पा रही थी, और शायद यही वजह है कि आज वो बीजेपी का एक बार फिर दामन थामना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि आपके पास पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी साफ कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आपके पास कौन से राजनीतिक दल बचेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? 2024 का ये गठबंधन जो मोदी को हराने के लिए बनाया गया था, वो कैसे संभव हो पाएगा? जब गठबंधन में दल आते हैं, उनकी अपनी मांग होती है। सभी गठबंधन दल चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ें, और यही ममता बनर्जी भी कर रही है और यही आम आदमी पार्टी भी कर रही है। इसका ये मतलब नहीं बनता है कि हम लोग गठबंधन में टूट चुके हैं। हम लोग सभी दल अपने अपनी मांगों को रखता है कि हम भी 42 सीट पे लड़ेंगे, हम 40 सीट पे लड़ेंगे, हम 7 सीट पे लड़ेंगे। तो ये मांग रहती है। सपा की भी मांग है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े,
और एनसीपी की भी मांग है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। तो मांग होना और गठबंधन टूटना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये डिमांड है सभी दलों का कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, परंतु गठबंधन में कहीं दरार नहीं है। नीतीश कुमार जी पूर्व में भी पलटी मार चुके हैं और इससे कहीं भी इंडिया गठबंधन को बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन मजबूती से हैं और 2024 के चुनाव में हम पुरजोर तरीके से लड़ने वाले हैं। ठीक है भुवन भास्कर जी, सपा और आरएलडी ने अपनी अपनी सीटें यूपी में डिसाइड कर ली हैं और कहीं ना कहीं सपा जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग भी कर रही है। क्या ये बड़ा कारण बन सकता है आगे आने वाले चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों से लीड ले ली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कंधों पर सबसे प्रमुख है। और हमारा जो पुराना सहयोगी संगठन है लोकदल, उसके अध्यक्ष माननीय जयंत जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है और कांग्रेस से भी बातें चल रही है अभी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे बड़े भाई पीयूष पंत जी ने कही, बहुत पुराने पत्रकार हैं और बहुत जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। उनकी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन पा रहा था। उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। और उन्होंने कहने का काम करा कि आदरणीय नीतीश की जिम्मेदारी देश के प्रति और बिहार की जनता के प्रति भी बनती है, उस दायित्व का भी वो निर्वहन करेंगे। निश्चित तौर पर अभी भी हम आशावादी है कि निश्चित तौर पे ऐसा हो कि वो इंडिया को मजबूत करे, क्योंकि जो पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है उसमें जो लगातार जो इनके चुनावी जुमले थे उनसे देश बहुत आहत है और ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, बहुत सीनियर नेता नीतीश जी, कि वो भी उस लड़ाई को देश के लिए और प्रदेश के लिए लड़े। तो हम लोग तो लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में हम लोग तो लड़ेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस में हमारी बातचीत फाइनल स्तर पे चल रही है और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी से वो टिकटों का मामला सुलझ जाएगा हमारा लेकिन वहां पर सबसे आगे पूरे देश में अगर किसी ने लीड बनाई है गठबंधन से बात करके, वो हमारी लीड चल रही है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ कर जा रहे हैं नीतीश कुमार? वो कहते हैं ना, एक ताश के पत्तों का घर बनाया गया और नीतीश जी उसे पूरा ढहाने की कोशिश में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और एक पत्ता गिरने की वजह से पूरा वो महल जो है वो धराशायी हो जाएगा। यति जी, मैं अपनी चीज में कुछ क्लियर करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ आप 1 मिनट का समय दीजिए जी। जिस तरह से हम पर उंगलियां उठती हैं, मैं हमेशा डिबेट में बड़ा क्लियर बोलता हूं, मुझे कोई दबाव नहीं होता किसी तरीके का। जो तथ्य होते हैं, जो थोड़ा सत्य है, जब जनता सुनने के लिए बैठती है तो कुछ मिलना चाहिए। कुछ साथी हमारे डिबेट में हमें इंगित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है या नीतीश जी इतना करेंगे, पलटू राम है, ये है। अभी तो भैया कुछ हुआ भी नहीं है, पहले से पहले क्यों चिल्ला रहे हो? पहले जब वो एक तरफ तो पलटे कहते थे, वो जाएंगे आपकी सरकार गिराई थी तो आपकी पार्टी के लोग भी उनको पलटू राम ही कह रहे थे। वैसे देवेंद्र जी, कुछ और नहीं कहा जा रहा था उन्हें। और आज जब वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो भी आप वही बात कह रहे हैं कि नहीं, आपने पल्ला झाड़ लिया तुरंत कि नहीं इनकी पार्टी के लोग उनको पलटू राम कह रहे हैं। सर, कहा तो आपने भी है। यति जी, मैं ये कह रहा हूँ जब वो हमारे साथ आएंगे तो ये क्वेश्चन हमसे भी बनेगा, लेकिन अभी कम से कम वो लोग इतना धैर्य रखें, ऐसी चीजें रखें कि अभी होने दे पूरा। और आपकी पार्टी के गिरिराज सिंह ने कल ही कहा है कि नीतीश कुमार जी भरोसे के लायक नहीं है। मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको पार्टी की बात। इस पार्टी का जो है ना कल्चर जिस तरीके का है और ये जो गठबंधन है, एक नीति जो है, हमारे पीयूष सर जो बैठकर थोड़ा सा आजकल प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, वैसे हम गुरु मानते हैं इनको, बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन असली बात नहीं क्लियर कर रहे। गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस बड़ी मछली का रूप अपनाकर इस तरह से रणनीति के तहत कहीं मुस्लिमों को इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश में जो है एमवाई का समीकरण तोड़ा, अखिलेश जी का जानकर उनके साथ ये सब किया। दूसरा काम इन्होंने बड़ी संख्या में जो बंगाल में किया है, वो भी एमवाई समीकरण था उनका बंगाल का, दीदी का, वो तोड़ा। तीसरा, इन्होंने माया जी से हाथ मिलाने की कोशिश करी, वो तोड़ा। इनका एक फैक्टर है कि 2024 में कहीं से कहीं तक भी ये बीजेपी के सामने नहीं खड़े। कांग्रेस चाहती है कि जब तक क्षेत्रीय दल खत्म ना हो जाए, दफन ना हो जाए, तब तक तुम खड़े नहीं हो पाओगे। इन लोगों की मजबूरी है। अब इस चीज को अखिलेश जी कैसे बोल रहे हैं? बड़े सुलझे हुए नेता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। या ममता दीदी या माया, जिन्होंने जो 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस क्या कर रही है? या जो भी बिहार में हो रहा है, या नीतीश जी को नहीं पता क्या हो रहा है? भैया पहले अपना सुधार कीजिए, ईमानदारी से आइए, देखिए तथ्य के साथ आइए। हाँ, हम कहते हैं
हमारे साथी कह रहे थे कि हम संविधान, हम दे रहे हैं संविधान। इस 2014 के बाद इस देश में जो जो बदला है आप स्वीकार। कल तक राम मंदिर के प्रति जो है आप लोगों की भावना आपका निकल कर, एक तरफ कहते थे निमंत्रण नहीं आया, दूसरे तरफ आप मोदी जी का विरोध करते करते फिर राम विरोध पर आ गए। भाई जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी, पूरा देश देख रहा, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। आप भी तो नीतीश कुमार की चर्चा पर राम पर आ गए, आपको भी तो धर्म पर ही राजनीति करनी है, आप कुछ अलग कर रहे हैं क्या? चर्चा हम कर रहे हैं कहाँ की, बात कर रहे हैं आप राम मंदिर की। ये सारी चर्चा आनी नहीं चाहिए। नहीं तो देवेंद्र जी आप करे तो सही और विपक्ष करे तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? फिर तो आपको उनकी भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं का जवाब शैलेश जी दिया है। जवाब देना चाहते हैं, शैलेश जी, इसके बाद में पीयूष पांडे जी आपके पास आती हूँ। शैलेश जी गठबंधन टूटा क्यों है उसका परिणाम रुकिए, शैलेश जी जवाब देना चाहते हैं आपको। शैलेश जी ये जो काम करते हैं जिस तरीके से, एक सेकंड रुकिए देवेंद्र जी रुकिए। खत्म हुआ सिर्फ गठबंधन शैलेश जी। था ही नहीं। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, कभी नहीं था गठबंधन। बीजेपी ने देश की जो संवैधानिक ढांचा थी उसको तार तार करने का काम किया है। देश में बिना दिखाने वाला इमरजेंसी लागू किया हुआ है और जो नेता बीजेपी के साथ नहीं है उसको ईडी सीबीआई की धमकी देकर अपने साथ मिलाना चाहते हैं। ये बीजेपी जो है जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसका जितना ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग करके अपनी सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं और यही संवैधानिक ढांचा तोड़ने का काम यही हो रहा है। सहमत है प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, सहमत है क्या शैलेश जी की बात से? एक सेकंड रुकिएगा देवेंद्र जी। देखिए, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है वो क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी का हिसाब दो। आप 20 करोड़ नौकरी हो गई 10 साल में, उनका हिसाब आप नहीं देते। काला धन का हिसाब आप नहीं देते। किसानों की आय दुगनी करने के लिए आप आए थे, किसानों की हत्या आपने कर दी। आतंकवादी उनको कहा, खालिस्तानी उन्होंने कहा। आप कम से कम अगर उनके लिए कुछ नहीं करते, कम से कम ऐसा तो नहीं शब्दों का प्रयोग करते। देश उनको जय जवान जय किसान का नारा देता है, लेकिन आप लोग आतंकवादी खालिस्तानी कहने का काम करते हैं। और रही बात महिलाओं की, अभी देखिए आप मणिपुर में क्या हुआ, हमारे पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ। अभी बीएचयू में जो रेप करा वो 3 भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले और वो 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार करने के लिए चले गए। तो अब निश्चित तौर पे गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों की हत्या कर देता है। ये बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब, महंगाई की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, इन सब का जवाब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देना है। हम लोग इनका मैनिफेस्टो लेके जनता की अदालत के बीच में जाएंगे और हमें निश्चित तौर पे पता है कि भारत की जनता जो त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से, वो निश्चित तौर पे हम लोगों को अवसर देने का काम करेगी। पीयूष पांडे जी, अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि आप प्रवक्ता बन गए हैं। देखिए देवेंद्र जी हमारे अच्छे मित्र हैं, इनको जब सच्चाई बताई जाती है भाजपा की तो ये प्रवक्ता बोल देते हैं पत्रकारों को भी। ये पूरा भाजपा की संस्कृति है पूरी पूरी, क्योंकि सच्चाई इनको सुनना तो दूर, पचना तो दूर, सुना भी नहीं जाता है इन लोगों से। तो सच्चाई को समझना चाहिए और उस हिसाब से जो है आपको चीजों को अपने को रिफॉर्म करना चाहिए, मेरा ये मानना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। पीयूष जी, सवाल ये भी था कि क्या नीतीश कुमार जी की इंडिया गठबंधन में अनदेखी की जा रही थी, ये एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो? नहीं, देखिए कुछ इस तरह की बातें हो रही थी जिसमें से उनको महसूस हो रहा था, लेकिन वो भी जो है स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कर रहे थे। असल में क्या था कि पूरा गठबंधन में जो नीतीश कुमार जी ने उसका नेतृत्व संभाला था, उनकी शुरुआत थी पूरा सारे विपक्षी दलों को एक सूत्र में लाने का, और पटना से शुरुआत हुई थी उसकी, और ऊर्जावान थे वो काफी। लेकिन फिर वो बीच में जो है किसी तरह से पता नहीं क्या हुआ कि उनको, हो सकता है कुछ जो तमाम उसमें दल हैं बहुत सारे, किसी की कोई बात उनको सही न लगी हो, लेकिन वो बातचीत से उसको सुलझाने का, क्योंकि वो नेतृत्व में थे, उनको समझना चाहिए था। लेकिन उनका जो है कि अपनी जो है उनका मूडी आदमी है वो बहुत ज्यादा, वो कुछ भी जो है बिना सोचे समझे वो क्षणिक आवेश में वो निर्णय लेते रहे हैं, पहले भी लेते रहे हैं वो, इसीलिए उनको एक पलटू राम की भी उपाधि उनको मिल गई है। लेकिन उपेक्षा तो नहीं थी। देखिए सभी निर्णय हो रहे थे एक साथ, सारी मीटिंग्स हुई है उसमें, लेकिन अगर कोई बात ऐसी लगती भी आपको कि कुछ सही नहीं हो रहा है तो वो तो आपको अपने साथियों के साथ जो दूसरी पार्टी है आपको सुलझाना चाहिए था उस बात को।
मेरा ये कहना है कि अगर वो जाते भी हैं और इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाते हैं तो ये उनकी हाँ जी, हार रोहित जी। होगी, उनकी हार होगी, क्योंकि ये शुरुआत उनकी की हुई है और उनके 7 ऊपर बजे जिम्मेदारी थी बहुत मेरी इसको आगे डिबेट बढ़ाने खत्म का, होगी, 2 अंत तक मिनट ले बाद जाने का। सुनूंगा, 2-3 और मिनट बाद। भाजपा के साथ जाके उनको हासिल कुछ नहीं अभी होता। मुद्दा मुझे ये भेज दो नीतीश WhatsApp। कुमार भी जानते हैं, या उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। उनका अनुभव भी बहुत बिटर रहा है, कम से कम इस बार जो सरकार चला रहे थे वो, क्योंकि उनके विधायक भाजपा से कम थे बिहार में, और उसके लिए बार बार वो है उनको परेशानी महसूस होती थी मनोवैज्ञानिक रूप से। मुझे तो याद है किस तरह से जो है कि विधानसभा में जो है जो स्पीकर जो थे वो भाजपा के थे, और जो है किस तरह से वो नीतीश कुमार और उनके बीच में जो है कि बहुत बहस हो जाया करती थी ये चीजों को लेके। तो नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे थे भाजपा के साथ सरकार चलाने में जो है। तो ये देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को ये इस तरह का निर्णय कोई लेना चाहिए या वो लेंगे कि फिर से वही भाजपा, क्योंकि भाजपा उनको प्रधानमंत्री तो बनाने जा नहीं रही है किसी हालत में। मुख्यमंत्री भी बना दे तो मुख्यमंत्री तो अभी हैं, तो फिर वो जो उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री फिर बैठ जाएंगे उनके सिर के ऊपर, फिर वो कहेंगे कि अपनी कंडीशन लगाएंगे। दूसरे खबरें ये आ रही कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जेडीयू जो है उसका विलय हो जाए, और ये भी खबरें मैं आपको बताऊं आज चल रही थी कि बहुत से जो जेडीयू के विधायक हैं वो जो है कि नीतीश कुमार को छोड़ के भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचाने का संकट भी जो है वो जो है उनके ऊपर है, नीतीश कुमार के ऊपर, और इसीलिए वो उनके लिए को निर्णय लेना एक बहुत मुश्किल काम होगा इस समय। और मुझे लगता है कि वो निर्णय लेंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेके चलना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये उनकी नियति है एक तरीके से कहा जाए, पीयूष पंत क्योंकि जी, शुरुआत लेकिन उन्होंने फिलहाल करी थी। जिस ओर ये इशारा जा रहा है या जिस ओर ये घटनाक्रम है, ये इशारा इसी ओर कर रहा है कि ये बीजेपी में कि बीजेपी के साथ जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन, वाकई में इंडिया गठबंधन में बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेंगी, काफी कुछ देखने को मिलेगा। वापस आएंगे गौतम राणा जी, आरजेडी का क्या रुख होगा? आरजेडी की एक अहम भूमिका होगी। राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी को हमारे नेता माननीय लालू जी ने संपूर्ण समर्थन दिया। सरकार बिल्कुल ठीक ठाक से चल रही थी, कहीं नीतिगत कोई विरोध नहीं रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई जो उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करना पड़ा, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत नैतिक पार्टी कहती है, उनको देश को बताना चाहिए कि आनन फानन में वो फिर नीतीश जी को लेकर के क्यों सरकार बनाने को उद्यत है। नहीं गौतम जी, इस बार आनंद फानन में बीजेपी, अगर ऐसा होता तो शायद आज ही सरकार बना लेते, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बीजेपी ने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं नीतीश जी के आगे। नहीं, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन का तो दौर चलेगा, लेकिन देश की जो जनता है उनको यह बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो तुरंत से नीतीश कुमार को क्यों ले रहे हैं। और नीतीश कुमार को इन्होंने कहा था कि भाजपा का दरवाजा खिड़की उनके लिए बंद है, सभी वरिष्ठ नेताओं ने। तो एक तो यह वक्तव्य आना चाहिए भाजपा का कि किस कारण से वो ले रहे हैं, और नीतीश जी को भी यह बताना चाहिए कि देश को और बिहार की जनता को कि वो किस कारण से जा रहे हैं। पीयूष पंत जी, देखिए गौतम राणा जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, और पार्टी बीजेपी को थामेंगे वो। देखिए, अगर वो जा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए, आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं बीजेपी में जाने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं, ये उनका स्टेटमेंट था पिछली बार। तो एक तरह से वो अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं, आप कह सकते हैं। उन्हीं के अगर स्टेटमेंट पे हम बात करें या विश्वास करें, तो एक तरह से अगर वो जा रहे हैं तो अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन की मौत हो जाएगी, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलेगा। और चीफ मिनिस्टर अगर वो बने रहते हैं तो अभी भी बने हैं, तो उनको क्या हासिल हो जाएगा? उल्टे जो है बीजेपी और उनके ऊपर जो है अपनी बात को और मनवाने की का दबाव पैदा करेगी, तो वो कहीं भी एक अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। ये मेरा मानना है उसमें। खैर, उनकी फ्री विल है, वो जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं वो, लेकिन उनको कम से कम पब्लिक लाइफ वो लीड करते हैं, और एक उनका एक करियर है, एक उनकी इमेज रही है उनकी, और वो उसको धक्का तो पहले ही लग चुका है। सुशासन बाबू से की उनकी जो इमेज रही है उस पर कुछ न कुछ चोट तो आई है।
अब अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर तो उनकी कोई छवि नहीं बचेगी, और बिहार में उनकी पार्टी का मुझे लगता है कि फिर जो भाजपा चाहती है कि उनकी पार्टी खत्म हो जाए, जेडीयू, वो होके रहेगा। मुझे ये आप मान के चलिए, अगर इस बार भी नीतीश कुमार देवेंद्र आ जी। रहे हैं तो उनकी पार्टी जेडीयू देर सवेर जेडीयू खत्म हो जाएगी। बीजेपी उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, देवेंद्र नहीं जी, तो जनता उनको खत्म बीजेपी कर देगी। जेडीयू का ही सुपड़ा साफ कर देना चाहती है। जी जी हाँ, देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी की हर कोशिश रहती है, जो भी उनके पार्टनर होते हैं, धीरे धीरे आप तमाम राज्यों में देख लीजिए, वो अपने पार्टनरों को धीरे धीरे कमजोर करते चले जाते हैं। देवेंद्र जी से और एक सवाल था एक मेरा टाइम ये, आता पीयूष है। जी मैं वापस आऊंगी। देवेंद्र जी जवाब देंगे क्या? मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुस्कुराहट आज चर्चा में आपके ही चेहरे पर है। नीतीश जी के आने की इतनी खुशी कि बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं आप। देवेंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। आपको मेरी आवाज मिली? हाँ जी। मैं कह रहा हूं पीयूष सर की डिबेट मेरे साथ काफी होती है। मेरी थोड़ी आवाज जो बोलने से लगता है कि मैं नाराज हूं या कड़ा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। हमारे यहाँ यूपी में पश्चिम की आवाज थोड़ी कड़ी भी होती है, कठिन मानते हैं उसको लोग, तो आवाज जो है उससे लगता है। लेकिन मैं खुश बहुत रहता हूँ, मैं डिबेट को कभी इस नहीं, तरह मुझे नहीं तो लेता लगा अदरवाइज नीतीश जी कि के आने की व्यक्तिगत तौर खुशी है, पर। और अगर नीतीश जी के आने की खुशी है भी तो अगर आप इजहार कर भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अब तो नहीं, नीतीश जी मैं भी खुशी- आपके ही हैं, थोड़े थोड़े, बस नहीं, मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। मैं खुशी की इसलिए नहीं कर रहा। देखिए एक चीज और कहूंगा यति जी, आज जिस तरह का शासन पूरे देश में चल रहा है, जैसे प्रदेशों में हमारी सरकार चल रही है, जैसे हमने 3 प्रदेशों में जो सर्वे के बाद भी अब किया, हम बिहार में इतनी स्ट्रांग पोजीशन में हैं। एक चीज और मैं कहता हूँ, हमारे पहले विश्लेषक के इस तौर बार पर एक बीजेपी और को साथी नीतीश बैठे जी हैं, की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ। क्लियर किया था कि नीतीश जी के आने से हमें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, हमें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, हमें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। हम लोगों ने मेहनत की है, हम बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख, फिर आपका मंडल, फिर जिला, फिर प्रदेश, फिर देश, हमारा कार्यकर्ता काम करता है, 24 आवर्स करता है, और मेहनत पर, अपने काम पर हमें ट्रस्ट है। हम लोगों के बीच में देखिए, भुवन सर का हम बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत, आज उनका भी तलख मामला है। हम जीडीपी से लेकर हर चीज पर तैयार कर रहे हैं। कभी हमें देश मिला था जब हमें 2 एम्स मिले थे, आज 200 की बात करते हैं। जो दुनिया में सबसे ज्यादा ये मोबाइल चलता है ना, इसकी 2 कंपनियां मिली थी, आज 200 बनाते हैं हम। हमारी आप देखिए, आप हम किसानों की बात डटकर करते हैं, हमने एम्स बनाए हैं, हमने किसानों की जो आय दुगनी की है, कोई इसमें वो नहीं है। भुवन जी जवाब आपसे लेंगे। हमने आपको जो है उज्ज्वला के तहत लेकर, रोजगार के तहत लेकर, और देश की जो जीडीपी है ना, वो कभी जब से देश आजाद हुआ जब तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। कोरोना काल में भारत के कद को पूरी दुनिया को बताया था कि भारत कहां खड़ा है, और मैंने राम मंदिर का नाम आपसे लिया था, आप नहीं चाहते थे, लेकिन पूरी दुनिया ने सर्च करके देखा कि भारत में आज कुछ हो रहा है। ये चीज है 370 35 सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, क्राइम, कहीं भी बात कर लीजिए। आज बिहार से बैठे हुए कुछ हमारे साथी बैठे, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इसके बाद आती हूं मैं। अखिलेश राज या मायावती राज में जिक्र करेंगे, उससे पहले करेंगे, या आज के राज की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश कैसा है? भुवन सर बता दीजिए। चलिए ठीक है, भुवन जी जवाब दीजिए। भुवन जी फटाफट जवाब देंगे, उसके बाद शैलज जी आपके पास आती हूँ मैं। भुवन जी। मैं तो इतना देख पा रहा था कि बिहार सरकार के द्वारा दिए गए रोजगार में उत्तर प्रदेश के बालक बालिकाएं जा रहे थे और रोजगार प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कैसी सरकार है, वो बताने को काफी है। और अभी किसानों की बात हमारे साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं पूछना चाहता हूँ क्या किसानों की हत्या आपके शासनकाल में हुई कि नहीं हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो 3 काले कानून था, उस पर आगे प्रधानमंत्री जी ने क्या करने का काम करा? संसद पर जो हमला है वो आपकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? अल्पसंख्यकों पर जो हमला है वो आपके सांसद करते हैं कि नहीं करते हैं? और आप जब वो हमला करने का काम करते हैं तो आप उनको इजाफा करने का काम करते हो उनकी इज्जत में। ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न है जो लेकर हम लोग जनता
की अदालत के बीच में जाएंगे। हालांकि ये जेडीयू का इंटरनल मामला है, वो कहाँ जाते हैं क्या नहीं जाते, लेकिन निश्चित तौर पे इंडिया को मजबूत करने की जिम्मेदारी, जैसा कि अधिकतर राजनीतिक विश्लेषकों ने या अन्य पार्टी के लोगों ने कहा, ये उनकी बनती है, क्योंकि देश भी आपको देख रहा है, प्रदेश भी आपको देख रहा है, बिहार की जनता के प्रति जवाबदेही। देवेंद्र जी की बातें मैं सुन रहा था, अभी वो भारत की मजबूती की बात कर रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच जुमला फेंकते हैं, देवेंद्र जी भी उनसे प्रभावित होकर के खाली जुमला ही फेंक रहे थे। वो जुमला ये था कि भारत बहुत मजबूत हुआ है, और अभी हाल में ही कनाडा ने स्टूडेंट वीजा बंद कर दिया है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मालदीव के प्रधानमंत्री जाकर के चीन के साथ मिल जाते हैं, हमारा एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी हम खो देते हैं। श्रीलंका चीन नहीं तो के देश साथ के मिला हुआ है, प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोपरि नहीं है क्या शैलेश जी? हमारी नहीं शैलेश जी, देखिए पार्टी अपनी जगह, पार्टी की बातें अपनी जगह, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं होना चाहिए? और अगर जनता इस बात को समझ रही है तो फिर मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। आप विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का है। नहीं, हम लोग जरूर करते हैं मोदी जी का सम्मान। कभी भी हम लोगों ने, आपको मालदीव के बिछड़ने का गम है, लेकिन प्रधानमंत्री की आत्मसम्मान की चिंता नहीं, बातें नहीं की है। परंतु भाजपा के प्रवक्ता आकर के सोनिया जी के बारे में कुछ और बहती है, राहुल जी के बारे में कुछ और शब्द का इस्तेमाल करती है। तो ये तो प्रवृत्ति रही है इन पार्टियों की, भाजपा की ये प्रवृत्ति रही है कि कभी भी किसी को भी अपमानित कर देना है, कुछ भी बोल करके। कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें कभी नहीं करती है और सबका सम्मान लेकर के चलती है। शैलेश जी, देखिए ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का क्या होता है, और पीयूष जी आगे इस पर हम आगे बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। लेकिन इस पर नीतीश कुमार जी की आगे की क्या रणनीति होगी ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मंथन में बात कर रहे हैं कि आप नीतीश जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही देन है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या इंडिया अलायंस टूट जाएगा? मंथन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।